Hello everyone, in today's lesson I'm going to solve paper 1 of pure mathematics. This is Cambridge International A-levels का exam है mathematics का. This is May-June 2025. The paper is roughly 2 hours and the code is 970911. Okay, so before we begin मैंने सोचा एक स्टिकर लगा लेते हैं अपने लिए, एक एज अ मैसेज, एज अ सिंबल ऑफ इनकरेजमेंट. एक ये स्टिकर अच्छा लगा था एंड आई रियली लाइक दिस स्टिकर. टेक इट ईजी so that before we begin solving we're happy people. Okay, let's begin. Okay, तो blank page है. Question number 1. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ. प्रॉब्लम ये है मोस्ट स्टूडेंट्स की कि बिफोर वी इवन बिगिन द पेपर हम मार खा जाते हैं बिकॉज हम ओवरवेल्म हो जाते हैं. ठीक है, ओवरवेल्म नहीं होना, स्लोली चीज़ें करनी है, आराम आराम से. अच्छा, हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ऐसा करते हैं कि सारी एक्सप्रेशन को हम ले जाते हैं ऑन द राइट हैंड साइड. तो 6 साइन थीटा हो जाएगा -1 -2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो यहाँ हम कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं. तो दिस विल बिकम अ साइन स्क्वायर थीटा माइनस अ साइन थीटा -2 over a sine theta is equals to a 0. And when we cross multiply then we'll only be left with this expression. ठीक है, sin theta 0 से मल्टीप्लाई होएगा तो हमारे पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन रह जाएगी. Now if you can see, ये तो हमारी एक टिपिकल एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. सो फॉर लाइक ईज ऑफ नोटेशन या फिर फॉर सो दैट दिस इज़ ईजी ऑन द आइज ना, हम इसको साइन थीटा को एक्स के बराबर ले लेते हैं. ठीक है, हमारे लिए ईजी हो जाएगा. अच्छा, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस बिकम्स अ 6x² माइनस x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू अ 0. ठीक है, सो फैक्टर्स क्या बनेंगे? 12 के साथ तो मुश्किल ही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू -2 है. सो x क्या बनेगा? इट्स गोइंग टू बी अ -b प्लस माइनस अ b². b² क्या बन जाएगा? -1 का जो स्क्वायर होता है वो तो 1 हो जाता है. ठीक है, सो 1 -4ac over a 2 multiplied by an a. ठीक है, सो यहाँ x क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस this is going to be a 1 plus a 48 over a 6 2s are 12. ठीक है, ओके, ये तो अच्छा हो गया क्योंकि 49 का जो अंडर रूट होता है वो 7 होता है, राइट. सो ये 1 प्लस माइनस 7 हो जाएगा एंड वील हैव अ 12 हेयर. ठीक है, अब हमारे पास 2 आंसर्स आ गए. लेट मी जस्ट ऐसा करते हैं, पेज को हम 2 हिस्सों में कर देते हैं. अच्छा, एक आंसर है कि x कैन बी इक्वल्स टू 1 प्लस 7 over 12 which becomes an 8 over 12 which is 2/3. ठीक है, which means कि जो sin थीटा है it's going to be equals to a 2/3. ठीक है, अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि x is equals to 1 minus 7 over 12. ठीक है, this becomes a -6 over 12 which is a -1/2. ठीक है, अच्छा, अब साइन थीटा हो गया -12 के बराबर. ठीक है, अब रिमेंबर जो साइन है वो एसोसिएटेड क्या होता है? y के साथ. ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट दिस मीन्स इज़ कि जो y की वैल्यू है ना, दैट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ जो भी y एक्सिस है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 0.
ठीक है। अच्छा बाय द वे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये जो एक्स सब्स्टिट्यूशन ली थी दिस वाज नॉट द एक्स एक्सिस का वेरिएबल, राइट, दिस वाज जस्ट अ रैंडम सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ये अब हमें बता रहा है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो वाई एक्सिस कब हो सकती है पॉजिटिव, वी नो के दो सिनेरियोज़ हैं, दो क्वाड्रेंट्स हैं जहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, राइट। सो इस पे हम गौर करते हैं कि क्या हो सकती है। एक तो ये बन सकता है जिसमें इंटीरियर एंगल एग्जैक्टली थीटा के बराबर ही है, ठीक है। दूसरा ये एंगल है जहाँ पे y, देखो ना इन दोनों में y एक्सिस क्या है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या होएगा कि ये मेरा इंटीरियर एंगल है और ये थीटा जो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इस सिनेरियो में हम करते हैं कि जो साइन अल्फ़ा लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल 2/3 इज़ इक्वल्स टू, जब हमने कैलकुलेटर में डाला साइन इनवर्स ऑफ 2/3 तो ये आ जाएगा 41.8 डिग्रीज़, ठीक है। सो एक तो थीटा है वो एग्जैक्टली अल्फ़ा के बराबर है, तो वो तो हमने लिख दिया एग्जामिनर को कि एक तो एंगल 41.8 डिग्रीज़ ही है, ठीक है। अच्छा क्योंकि इसने यहाँ डिग्रीज़ लिखा होता है ना, दैट इज़ वाई मैं डिग्रीज़ में ही कर रही हूँ और रेडियंस में नहीं कर रही। एंड देख लो ये 180 एंड 180 के बीच में है, नॉट 0 से 360, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो दूसरा एंगल है हमारा, जो आर्ग्यूमेंट बनता है दैट इज़ गोइंग टू बी 180 डिग्रीज से माइनस करना है इंटीरियर एंगल, राइट। दैट मीन्स कि 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा 41.8 डिग्रीज़। सो यहाँ हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 138.2 डिग्रीज़, ठीक है। तो सो फार यहाँ हमें आई हैव टू वैल्यूज़, थीटा इज़ 41.8 डिग्रीज़ एंड 138.2 डिग्रीज़, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, इन दिस सिनेरियो हमने सोचना है कि y जो एक्सिस है वो नेगेटिव कहाँ होती है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वी नो दैट नेगेटिव इधर है या फिर इधर है, राइट। सो ईदर ये वाला एंगल बनेगा या फिर ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। अब जो ये वाला एंगल है ये तो हमारा ठीक है, इंटीरियर जो है वो हमारे थीटा जो है वो उसके ही बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो है इसको हम किस तरह निकालेंगे, राइट। सो अच्छा क्या चीज़ याद रखनी है कि यहाँ जो हमारा इंटीरियर जो थीटा की वैल्यू है माइनस अल्फ़ा के ही बराबर होएगी, बट इन दिस केस जो हमारा थीटा है दैट इज़ गोइंग टू बी अ माइनस 180 डिग्रीज़, ठीक है, प्लस एन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस 180 डिग्रीज़ प्लस दिस विल गिव यू दिस, ठीक है। सो करते हैं, हमने कहा कि जो साइन इंटीरियर एंगल है उसको हम इसका हाफ ले के देखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आ रही है 30 डिग्रीज़। तो जो पहला जो थीटा है वो हमें पता है माइनस अल्फ़ा के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये एंटी वैसे ना हम इस तरह एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होते हैं, बट जब हमें 0 से -180 जाना है ना तो दिस इज़ अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में बस वो है कि हम माइनस साइन डालना पड़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा -30 डिग्रीज़ में जा रहे हैं। माइनस का सिर्फ ये मतलब है कि अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई है, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा थीटा क्या हो जाएगा, विल बी अ -180 डिग्रीज़ प्लस ये अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 30 डिग्रीज़ एंड दिस विल गिव अ -1 कितने हो जाएगा 50 डिग्रीज़, राइट। दैट मीन्स -150 डिग्रीज़ का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज गया है बाय 150 डिग्रीज़, ठीक है। सो यहाँ हमारे दो एंगल्स मिल गए, we get a -30 degrees and we get a -150 degrees। माइनस आपको सिर्फ ये बात बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, एंड पॉजिटिव जो तरीके से लिखा जा रहा होता है वो आपको बता रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज हमारी रोटेशन है ऑफ यू नो दीज एंगल्स। तो
rotation by this angle anti-clockwise, rotation by this angle clockwise. So this finishes हमारे paper का question number 1, which was for 4 marks. Okay, question number 2. Question number 2 says the equation of the curve is such that the derivative is this. The curve passes through the point A. ठीक है, A के coordinates दिए हुए हैं कि when x की value is a 4, then the y की value is going to be an 11/2. Okay, find the gradient of the normal to the curve at a point. Remember, normal जो होता है ना, that's just the perpendicular, right? So that's going to be the perpendicular, and we know कि जो उसका slope होता है ना, वो उसका क्या होएगा, reciprocal होएगा and sign changed होएगा. तो फर्ज करो if this is the tangent line and this is point A, तो जो normal है वो exactly 90 डिग्री पे ऐसे होएगा. ठीक है, so therefore इनका जो inner product होता है, जो dot product है, should be equals to 0, and that only happens जब इनके जो slopes होते हैं ना, they are reciprocal of each other and the signs are different. ठीक है, reversed. so ये करते हैं. अच्छा, सबसे पहले ऐसे करते हैं, derivative हम देखते हैं of the function of the curve at 4. ठीक है, so this will be a 4 into 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -5 cube -9 and under root of a 4, right? so ये हो जाएगा 4 multiplied by, नहीं 4 2 ज़ा नहीं 4 है, 4 2 ज़ा 8, सॉरी यहाँ 8 आना चाहिए, राइट? अच्छा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो फिर तो आ जाएगा 3 cube and -9 into a 2, and this becomes 3 का cube होता है 27 and 9 2s are होता है 18. 4 into a 27, ये तो calculator से is a 108 and minus an 18, so आ गया tangent line का slope है 19. so this is the slope of the tangent line at point A. ठीक है, so therefore अगर I want to find the gradient या फिर slope of the normal at this point, ठीक है, so that's going to be the reciprocal and we're going to reverse the signs. ठीक है, so that's it. ये 2 marks का था and we're done with part A. okay, अगला part करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. ओके, वो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, राइट? सो डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4 2x minus 5 पावर क्यूब -9x पावर हाफ. ठीक है, ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स a dy over here and this becomes a dx. so I've cross multiplied and then दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो रिमेंबर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है, सो दैट्स यहाँ इंटेग्रल का साइन, इधर भी इंटेग्रल का साइन लगाया. ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करते हैं. तो स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स हैं, यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो इसका डिफरेंशियल है ना, इट्स अ कांस्टेंट, तो आई कैन सिंपली जस्ट डिवाइडेड बाय दैट एंड आई डोंट नीड टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में y आ गया एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 2x minus 5, 3 plus 1 is a 4 and we're going to divide it by 4 and ये इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल क्या है, इट्स लकीली अ कांस्टेंट. ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन डिवाइड इट बाय दिस कांस्टेंट. अच्छा, माइनस x ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 इज़ a 3/2 and I want to divide it by a 3/2. ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अच्छा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा and then we'll be left with y as a function of x is equals to 1 over 4. ठीक है, ये मैंने क्या किया है, 2 2s are 4 होता है एक्चुअली, ये इस तरह करके
2 वहाँ लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है. लेट मी जस्ट कैंसिल द 4 विद द 4. आई एम बीइंग एब्सेंट माइंडेड राइट नाउ. पता है लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि व्हेन एवर आई एम मेकिंग एनी काइंड ऑफ लाइक अ सिली मिस्टेक, तो कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट पॉइंट आउट कर देता है कि मिस यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक. सो फिर उसी वक्त चीज़ करेक्ट हो जाती है. अभी आई हैव टू बी लाइक व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग आई नीड टू बी मोर मेंटली प्रेजेंट. ओके, ये हो जाएगा 3 3s are 9 एंड 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 6 आ जाएगा. ओके, सो आई कैन राइट दिस एज अ 6x 3/2 प्लस अ कांस्टेंट. जहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये अननोन है, सो आई नीड टू फाइंड इट एंड विच इज़ ईजी इनफ बिकॉज उसने ना हमें एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं विच वॉज के जब x की वैल्यू 4 है देन y की वैल्यू है -11/2. सो आई जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस हेयर एंड आई विल गेट माई आंसर. ठीक है, सो खैर वो करने ही दे रहा. क्या था, x इज़ इक्वल्स टू 4 एंड अगेंस्ट y इज़ इक्वल्स टू -11/2. यही था. हाँ, सो लेट मी ज़ूम इन. अच्छा, सो लेफ्ट हैंड साइड पे -11/2, राइट हैंड साइड पे 4. अच्छा, 4 2s are 8 -5 पावर 4/2 -6 एंड 4 का पहले ना अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि 4 का अंडर रूट इज़ ईजी राइट. तो 4 का अंडर रूट एंड पावर 3. ओके, प्लस सम कांस्टेंट हेयर. अच्छा, ये आ जाएगा -11/2. ये आ जाएगा 3 का पावर 4. 3 पावर 4 हो जाएगा 81/2. ये हो जाएगा 6. अंडर रूट ऑफ 4 इज़ अ 2 एंड 2 का क्यूब इज़ एन 8. सो यहाँ 8 आ जाएगा प्लस दिस कांस्टेंट. सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज़ गोइंग टू बी इन -11/2 -81/2 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा एंड दैट्स 6 8s are 48. ठीक है, सो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर 2 बना लेते हैं राइट. तो यहाँ आ जाएगा -11 -81 plus a 96 over a 2 which is a 4/2 which is equals to a 2 right. therefore जो constant k था वो आ गया हमारा 2. and finally equation जो है वो पूछा था what is the equation. so the equation of the curve is +2. and I've always loved making a box around my answer so that examiner को भी पता चल जाए कि ये मेरा final answer है. So this completes question number 2 of the paper. Part A was 2 marks and this was fairly easy. Part B थोड़ा difficult था, that is why it was for 4 marks. So question number 2 हो गया. अब now question number 3 करते हैं. Okay, question number 3. Question number 3 says the third term of a geometric progression is 18 and the sum of the first 3 terms is a 26. Okay, दो चीज़ें बताई हुई हैं, एक तो third term बताया है and sum बताया. It is given that the common ratio is negative. Okay, तो r की value negative है. Find the 10th term of the progression. वो हम find ही नहीं कर सकते जब तक हमें first term और common ratio ना बताओ. Give your answer correct to 3 significant figures. Okay. अच्छा, जो मेट्रिक जो होती है ना उसमें जाती है. फर्स्ट टर्म होता है, ये हो गया सेकंड टर्म एंड ये हो गया थर्ड टर्म. सो ये जो मेट्रिक प्रोग्रेशन है एंड उसने थैंकफुली सिर्फ 3 टर्म्स ही कहा हुआ है राइट. अच्छा, उसने कहा कि जो थर्ड टर्म है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन वाज दैट द थर्ड टर्म इज़ इक्वल्स टू एन 18 एंड द सेकेंड चीज़ बताई है उसने कि अगर हमने इन तीनों का सम लिया AR² देन वील हैव अ 26. ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि यहाँ A को कॉमन ले लेते हैं. सो A को कॉमन लिया 1 + R + R² इज़ इक्वल्स टू 26. अच्छा, जो बच्चे जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं ना उनको एक इंट्यूशन होती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स 2 है ना, ठीक है, सो
यहाँ नंबर ऑफ अननोन्स 2 क्या है? एक तो हमारे पास a हमें नहीं पता और हमें r की वैल्यूज़ नहीं पता, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए ना आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस ना 2 चाहिए होती हैं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट exact unique solution, then you need 2 equations. This will give you unique solution. So ना यहाँ देखो आपके पास 2 equations हैं and आपके पास 2 unknowns हैं, 2 equations हैं, इनको बस simultaneously solve करना है, that's it, ठीक है। So what we can say is कि हम ना इस वाली को कह देते हैं equation number 1 and इसको हम कह देते हैं equation number 2, ठीक है। एंड एग्ज़ामिनर को बताते हैं कि लाइक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a की वैल्यू आई कैन सी इज़ एन 18 ओवर एन r स्क्वायर एंड आई वांट टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2. सो बेसिकली मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रही हूँ बट आई कॉन्ट डू एलिमिनेशन मेथड, राइट। सो आई हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ से एक वेरिएबल लेके उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा, वील गेट एन 18 over an r square multiplied by this, ठीक है। so far so good. अच्छा, स्लोली करना है एंड सोच समझ के करना है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, खोल भी लेते हैं, तो 18 प्लस 18r प्लस 18r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26r स्क्वायर आ गया। सब कुछ राइट साइड पे ले जाते हैं, राइट। तो हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस एन 18r माइनस एन 18 इज इक्वल्स टू 0। सारा कुछ एक्चुअली 2 से डिविजिबल है, राइट। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, राइट। सो 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ हम वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू है -9, c की वैल्यू है -9, ठीक है। I'll zoom in a bit for you guys. Okay, so यहाँ r हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर। अब माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, राइट। 9 9 से 81 ही होता है, राइट। -4ac over a 2a, so 2 into a 4, ठीक है। This becomes a 9 plus minus an under root of a 225. 225 का अंडर रूट होता है 15, ठीक है। अब क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो ओनली वैलिड सोल्यूशन वुड बी एंड a 9 माइनस a 15 ओवर an 8, ठीक है, which gives us a -6 over an 8 which is a -3/4, ठीक है। so far so good, हमारा एक निकल गया। अब इसकी वैल्यू हम 1 में डाल देते तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। सो सिंस a is equals to 18 over an r square, so we get an 18 over negative positive हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 and 4 4 ज़ा 16. So we have an 18 multiplied by 16 over a 9 and we know 9 2s are 18 होता है। So 16 multiplied by 2 is a 32। अच्छा, तो फिर जो हमारी निकलेगी 10th term। ओके, सो द 10th term is going to be a r power 9, a is a 32 and r is a -3 over 4 power a 9, ठीक है। so this becomes roughly roughly a -2.40. so that's the 10th term. अच्छा, नेक्स्ट वो पूछा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सम टू इन्फिनिटी। ये तो सम टू इन्फिनिटी का तो फॉर्मूला होता है ना, दैट्स एन a ओवर 1 माइनस एन r, जहाँ पे a की वैल्यू इज़ 32 एंड r की वैल्यू इज़ -3/4. So this becomes a 32 divided by a 7 over a 4.
which is a 32 multiplied by a 4 divided by a 7. So that becomes a 128 over a 7. So ये part B was for 2 marks and part A was for 5 marks, and we're done with question number 3. Okay, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये एक कर्व है, ये लाइन है और ये शेडेड रीजन है. The question says the diagram shows the curve with this equation and the line with this equation. The x coordinates of the point of intersections of the line are 1 and 16. Okay, so ये एक x coordinate है और एक ये दूसरा वाला है, right? तो ये 1 दे दिया है, ये 116 दे दिया है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अच्छा, ये याद रखो, जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो एरिया बिलो द कर्व मिलता है, राइट? सो इफ़ आई फाइंड द एरिया इस तरह करके ये बिलो द लाइन, तो ये सारा नीचे एरिया मिल जाएगा. एंड अगर उससे माइनस के एरिया किया एरिया बिलो द कर्व, तो फिर ये शेडेड रीजन मिल जाएगा. ठीक है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ दैट आई नीड टू डू एरिया बिलो लाइन. Say I need to minus the area below the curve. ठीक है. So an integration, remember, always gives us area below a curve. ठीक है. So यहाँ हमने किया कि okay, I want to integrate 1 से 16 and line थी हमारी x minus 16 and x axis पे हम देख रहे हैं. ठीक है. And area below the curve is 1 से 16 and it is a 5x 3 over 2 minus a 20x dx. इसको हम combine करके लिख सकते हैं. रीज़न being कि देखो ना, लिमिट्स भी सेम है और इंटीग्रेशन भी with respect to the same variable है. So we can write this as integration from 1 to 16 of x minus 16 minus a 5x 3 over 2 minus a 20x dx. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा सॉरी, ये प्लस 21 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा 21x, राइट? सो लेट्स सिंप्लीफाई इट एंड देन इंटीग्रेट इट. सो दिस बिकम्स, ये हम हटा देते हैं और हम ऐड करेंगे तो 21x हो जाएगा. ठीक है. सो ये तो अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है. पावर ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो 21x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, माइनस 16x एंड 5 इंटू 3/2 प्लस 1 इज़ a 5/2 एंड डिवाइडेड बाय a 5/2. ठीक है. विच मीन्स कि 2 जो है न्यूमरेटर में चले जाएगा. ठीक है. सो वी कैन जस्ट पुट 2 जो डिवाइड हो रहा है इन द न्यूमरेटर. अच्छा, एंड लिमिट कहाँ जा रही है? फ्रॉम वी वांट टू सी द एरिया बिटवीन 1 and 16. ये 5 और 5 तो कैंसिल हो गया. सो पहले हमने 16 डालना है, राइट? सो आई विल गेट 21 over 2 into a 16 square minus a 16 square minus 2 into a 16 power 5 and का अंडर रूट. ठीक है. एक्चुअली 4 are 16 होता है ना, तो पहले अंडर रूट ले लेते हैं ताकि 4 आ जाए, एंड जब उसका पावर 5 ले लेते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी एन ईजियर कैलकुलेशन. अच्छा, माइनस 1 जब डालेंगे तो 21 over 2 माइनस 16 माइनस 2, राइट? सो ये ऐसे आ गया. अच्छा, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 21 into 256 over 2 माइनस 16 स्क्वायर होता है 256, एंड ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे ना, 5 to the power 5, that's 1224. ओके. सो एक ये हो गया, एंड ये क्या आएगा? दिस बिकम्स a minus 15 over 2. ठीक है.
So in the end, we have a 384 plus a 15 over a 2, which becomes a 768 plus 15 over a 2, which becomes a 783 over 2, which is a 391.5. So ये हमें एरिया मिल गया जो शेडेड था. And this completes question number 4, and this was for 5 marks. Okay, question number 5, part A. कहता है find the first 3 terms in ascending powers of x. Okay, in ascending powers of x, that means के you know जिस तरह के x power 0, then x power 1 and x power 2 तक चाहिए होगा ना. ठीक है. In the expansion of each of the following expressions. Okay, पहले तो हमें पता है ना कि जो बाइनोमियल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है. a प्लस बी पावर अगर n होता तो that would have been a summation r from 0 till n, and n c r a power n minus r and b power n. ठीक है. So we have a 2 minus bx power 5, right? So we'll have a 5c0, 2 power आ जाएगा एक्चुअली पहले हाँ 2 power 5 ही आ जाएगा, and minus px power 0. Okay, next 5c1 2 power 4 हो जाएगा and minus px power 1 हो जाएगा. Then we'll have, let me reduce the font size ताकि एक ही जगह में फिट आ जाएगी. Then we'll have a 5c2 and we have a 2 power cube and a minus px power 3 4 5, तो 2. Okay, 5c0 तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये आ गया 2 power 5 is a 32. Then we'll have 5c1 multiplied by 2 power 4 which becomes 80, तो ये हो जाएगा minus 80 px. Then we have a 5c2 multiplied by 2 power 3 which is 80, and we'll get a p square x square. So coefficients जो थे वो हो गए 32 minus 80p plus p 80p square. So ये हो गया part 1. Let's do part 2. part 2 है 1 minus half x power 4. Okay, easy enough. This should be equals to a 4c0 1 power 4 and a half x power 0 plus a 4c1 1 power 3. लिखने का point तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं just for the sake of it. half x power, ये तो 1 हो जाएगा. Then 4c2 1 square and minus a half x power 2. Okay, so far so good. 4c0 तो 1 हो गया, ये तो सारा का सारा 1 हो गया. अच्छा, फिर यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. हाँ, तो ये 4 रह गया, ये माइनस हाफ x हो गया. ये क्या हो जाएगा फिर this becomes a 6, this becomes an x square over a 4. So in the end we have a 1 minus 2x plus a 3 over a 2x square. Okay, next, given the coefficient of x square in the expansion of this is 93, find the possible values of the. अच्छा, so basically वो इस expression को multiply करना है by this one, and
कोफिशिएंट ना सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर का देखना है। सो पहले देखते हैं ना, आई नो कि 32 जो है उसने इसके सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, लेकिन एक्स स्क्वायर कब आएगा? एक्स स्क्वायर तब आएगा जब हमारा जो 32 है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, राइट? बाकी तो किसी सिनेरियो में नहीं आ रहा। सो वेन एवर 32 गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 3/2 दैट्स व्हेन आई गेट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी बारी, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर नहीं आया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, एक्स क्यूब आएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ क्यूब, so I know when this expression gets multiplied by minus 2x, that's when I will get x square. So I'll get a plus 80 multiplied by 2 multiplied by a p. ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे हो गया। आखिरी का ये वाली ओके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो यस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाकी तो अगर इसने इसके साथ किया तो क्यूब आ जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा, तो वो तो सारे हमने इग्नोर किए। सो दैट मीन्स यहाँ 80p स्क्वायर। अब उसने कहा है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 93 के बराबर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 48 प्लस 160p प्लस 80p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 93, ठीक है। अच्छा, हम राइट हैंड साइड पे सब कुछ लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 80 प्लस 160p माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। लेट्स डिवाइड द होल थिंग बाय 5, ठीक है। सो व्हेन वी डू दैट वील गेट 16p स्क्वायर प्लस 32p एंड 9 5 45 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 32 है एंड c की वैल्यू -9 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा -32, सो दैट्स अ -b एंड प्लस -32 स्क्वायर इज़ द 1024 एंड 4ac, तो 4 इंटू 16 इंटू 9 इज़ 576, ओके। And over a 2a, so 2 multiplied by 16 is a 32. So we'll get a -32 plus minus a 40 over 32. So p की एक वैल्यू है a -72 over a 32, which is basically a -9 over a 4. और दूसरी वैल्यू है -32 प्लस 40, अच्छा तो ये हो जाएगा 8 over 32 which is a 1 over 4. So that completes question number 5, part A and B, और we're almost halfway through, तो अपना आपको ना एक सेलिब्रेटली एक स्टिकर दे देते हैं। I don't know which one. Yeah, this one looks nice. Keep calm and drink your soda. That's a good encouragement for making it halfway through. Okay, let's do question number 6. Okay, so now we've graduated on to question number 6. Question number 6 कहता है the equation of the curve is this and the equation of the line is this, ठीक है, where k and p are constants, ठीक है जी। Given that k is equals to 2 and p is equals to 11, find the coordinates of the point of intersection. Okay, so जो पहली equation बन जाएगी 2x square minus 2xy plus a 2 is equals to a 0 and line बन जाएगी y is equals to 11x plus c। वैसे एम जस्ट क्या ना बना लेते हैं, ये तो एक तो क्वाड्रेटिक लग रही है, राइट, एंड इस तरह करके पहले लाइन बना लेते हैं। वो तो भी x एंड y दोनों के टर्म्स में तो मुश्किल होएगा करना। अच्छा, लाइन इस तरह करके जा रही है, यूँ करके कोई लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट। इस ऊपर वाले में ना 2 कॉमन ले लेते हैं,
2 कॉमन अगर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो हम कह देते हैं कि पुट 2 इंटू 1, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 11x प्लस 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, सही है। then we'll get an x square minus 11x square minus 3x plus 1 is equals to a 0, which is a minus 10x square minus a 3x plus 1 is equals to a 0। आ गया 10x square plus 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो एक हमारा वो आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक पॉलिनोमियल आ गया और कोई मिनिमम पॉइंट होएगा इसका यूं करके। सो मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि यूं करके कोई इक्वेशन जा रही होएगी ऐसे करके, और उसके ना यूँ 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वो पूछ रहा है हमसे, बिकॉज दैट इज़ व्हेन दिस इक्वेशन इज़ इक्वल टू अ 0। सो देखते हैं इसको, तो हम बस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर डाल देते हैं, इजी पीजी। a 10 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा, एंड c -1 हो जाएगा, ठीक है। सो x विल बी अ माइनस b प्लस माइनस अ b स्क्वायर विच इज़ अ 9, ठीक है, एंड -4ac जो है 4 10 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 49 हो गया, एंड वी नो के n2a 20, अच्छा 49 का √7 होता है, राइट। सो -3 प्लस -7 ओवर 20, ठीक है। सो देयरफॉर 2 ऑप्शंस आ गई हमारे पास, जब x हो सकता है -3 प्लस 7 ओवर 20, राइट। तो ये तो हो जाएगा 4 ओवर 20, एंड 4 5 20 होता है, राइट। सो 1 ओवर 5 आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देख लेते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 3, तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, राइट। तो 15 प्लस 11 क्या होएगा, 26 हो जाएगा ना, 26 ओवर 5। सो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ x की वैल्यू 1/5 and y की वैल्यू 26 over 5. So we're done with the 1 point of intersection, and the second one will be when x is equals to a -3 -7 over 20. तो -10 हो गया, राइट। तो -10 तो over 20 would be a -half। तो जब 11 से हमने मल्टीप्लाई किया -half और +3 किया, तो ये तो हो जाएगा ना -11 प्लस 6 ओवर 2। सो y की वैल्यू आ जाएगी -5 ओवर 2। सो द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ -half एंड y है 5/2, ठीक है। सो मुझे तो लगता है जो भी इस तरह करके कोई स्ट्रेट लाइन जा रही होएगी, और इसके यहाँ ना जिस तरह की यहाँ x 1/5 है और x हाफ है, तो यहाँ ना कोई 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यूँ करके कोई आ रहे होंगे। सो बट खैर उसने हमें कहा तो है ही नहीं कि ड्रॉ करो, तो वी डोंट नीड टू ड्रॉ एनीथिंग। अच्छा, ये हो गया हमारा पार्ट ए विच वाज फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट वो कह रहा है कि instead that p is equals to a 4, find the set of values for which the curve and the line do not intersect. Okay, so p की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो लाइन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 11x नहीं रहेगा ना, इट विल बिकम अ 4x प्लस 3 था मेरे ख्याल से, लेट मी सी, मुझे भूल रहा है। और वो तो वही रहेगी 2x² माइनस kxy प्लस 2। ओके, इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन है 2x²। लेट मी जूम इन ताकि बेहतर नजर आए आप लोगों को। सॉरी,
minus kxy plus 2 is equals to a 0. This is equation number 2. ठीक है, वही करते हैं, 1 को डालते हैं into 2. ठीक है, so I'll get a 2x square minus kx into 4x plus 3 plus 2 is equals to a 0. ठीक है, इसको खोलते हैं. I'll get a 2x square minus a 4kx square minus the 3kx plus 2 is equals to 0. राइट, तो x स्क्वायर के साथ है 2 minus 4k एंड x के साथ है 3k और कांस्टेंट ही हो गया. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में a की वैल्यू होगी 2 minus 4k, b की वैल्यू होगी -3k एंड c की वैल्यू क्या होगी 2. राइट, नाउ वी नो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी व्हेन रूट एग्जिस्ट ना करे ना. तो 4b square minus 4ac when it is less than 0 then no real root exists. ठीक है, विच मीन्स के कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगी. देयर फॉर उसने कहा था ना कि डू नॉट इंटरसेक्ट, सो नो, दिस विल गिव अस नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अच्छा, सो वही करते हैं कि हम बी स्क्वायर करते हैं, वो हो जाएगा 9x स्क्वायर. ठीक है, minus 4ac less than 0 which becomes a 9k square minus a 16 plus a 32k less than 0. 9k square plus 32k minus 16 is less than 0. पहले देखते हैं इक्वल्स. ये तो देखो ना, एक तो हम नज़र आ रहा है कि ये क्योंकि 9 की इज़ अ ग्रेटर देन 1, राइट, तो ये आना तो मिनिमम पॉइंट है. सो एक तो हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2. तो इफ़ इट इज़ डिग्री 2 दैट मीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रूट्स 2 आ सकते हैं. रूट 1 भी आ सकता है, रूट 0 भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो रूट्स हैं ना वो आ सकते हैं 2. सो मैक्सिमम रूट्स 2 अलाउड हैं. एंड बिकॉज 9 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, देयरफॉर वी हैव मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट. सो वी कैन विजुअलाइज दिस एज बीइंग समथिंग लाइक इस तरह करके होगी इक्वेशन. और वो कह रहा है कि ये इक्वेशन लेस देन 0 कब है, तो बिलो द वाई इस टाइम इस रेंज में कहाँ आती है. सो वी आर बेसिकली सर्चिंग फॉर वैल्यूज़ ऑफ के जो फंक्शन को नेगेटिव करते, राइट. सो यहाँ कोई आएगी वैल्यू, इधर कोई वैल्यू आएगी. ये रूट्स निकालते हैं ना, तो उनके बीच में जो है दैट वुड बी the range that we are actually looking for. ठीक है, सो k की वैल्यू निकालते हैं रूट्स की, हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर. 32 स्क्वायर आता है 1024 minus 4 into 9 into -16 is a 576 over an 18 एंड ये आ जाता है -32 प्लस -40 ओवर एन 18. ठीक है, सो के की वैल्यू आ जाती है, एक तो पॉजिटिव 4/9 आ जाती है और एक -4 आ जाती है. सो यहाँ एक -4 आ गया एंड इधर 4/9 आ गया. ठीक है, सो देयरफॉर क्या रेंज बनती है जब ये लेस देन हो, k should be less than 4/9 and greater than -4. ठीक है, so that's the required range. ये जो question था, this was for, let me zoom out, for 5 marks and we've done question number 6 था, part B भी हो गया and part A भी हो गया. Question number 7. Okay. Question number says कि the equation of the curve is this. यहाँ y is a function of x. ठीक है, a point P is moving along the curve in such a way that its y coordinate is decreasing at 5 units per second.
इन्हें एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज़ टाइम, जो इस इक्वेशन के अंदर तो है ही नहीं. सो दैट्स काइंड ऑफ ट्रिकी. सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टाइम सेकेंड्स, सो देयर इज़ टाइम, और इस तरह करके है कि आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसे डायग्राम है, बट आई एम जस्ट फ़र्ज़ करो ऐसे. रिमेंबर आई हैव ऑलवेज डन रैंडम इमेजिनेशंस व्हेन आई एम डूइंग अ पेपर. सो ये मेरी रैंडम इमेजिनेशन है, मैं ये नहीं कह रही कि ये असल में ऐसे है देखने में. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ अ विजुअलाइजेशन, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा. तो y का जो कोऑर्डिनेट है ना वो डिक्रीज़ कर रहा है. सो सॉर्ट ऑफ लाइक ये नज़र आ रहा है कि y का कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ कर रहा है, एंड उसका टाइम उन्हें पर यूनिट ऑफ टाइम बताया है. ठीक है. सो what they've given us is that there's a change in y पर यूनिट ऑफ टाइम, एंड वो क्योंकि डिक्रीज़ कर रहा है ना तो उसको मैं -5 लिखने लगी हूँ. ठीक है. एंड बिकॉज यहाँ दो देखो, यहाँ तो दिस y इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली, दैट मीन्स यहाँ हम चेन रूल करते हैं. ठीक है. व्हाट आई कैन डू इज़ के if I want to take the derivative of y with respect to t, then I will have to assume कि x actually dependent on t है. ठीक है ना. So this can only happen when I take the derivative of y with respect to an x and then the derivative of x with respect to t. अगर ये मुश्किल लगता है ना अंडरस्टैंड करना, इस तरह रटा मार लो कि सोचो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन राइट एंड लेफ्ट आपस में बराबर हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमें उसने बताया हुआ फाइंड द रेट एट विच द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज़ चेंजिंग व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 2. तो बेसिकली वो हमें ये चीज़ फाइंड करने को दे रहा है, कह रहा है. ठीक है. सो हमें ये तो पता है, लेट्स फाइंड आउट दिस. ये हमें इक्वेशन दी हुई है, सो वी कैन ईजिली फाइंड दैट आउट, राइट. सो इसमें घबराने की बात नहीं है. सो इक्वेशन इज़ 4x² plus a 9x power -2 minus an 8. If I take the derivative of y with respect to an x, I'll get an 8x minus an 18x माइनस क्यूब हो जाएगा, तो नीचे क्यूब पॉजिटिव क्यूब लिख देते हैं. ठीक है. एंड यहाँ हम और क्या कर सकते हैं, वी बस दैट्स इट. ये तो हो गया. अब आई वांट टू एंड सी दिस एट x इज़ इक्वल्स टू 2. सो आई वांट टू सी कि जो y का डेरिवेटिव है x की वैल्यू 2 पे क्या है. ठीक है. तो 8 2 16 हो जाएगा, और यहाँ 18 ओवर 2 क्यूब होता है 8, राइट. एंड ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 9 18, 2 4 8. ठीक है. सो इन दी एंड वी हैव 64 minus a 9 over a 4. So अब dy by dx, ठीक है, ऐड क्या उसने दी थी, x की वैल्यू 2. क्या मिला है हमें आंसर इसका, 55 over a 4. ठीक है. So now we have all the information we need. I have left side पे I have a dy by dt which is a -5. dy by dx is a 55 over a 4, and dx by dt is what we wanted to calculate. सही है. So dx by dt को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, I'll get a -5 multiplied by a 4 over 55, and वो तो 11 times हो जाएगा ना, तो -4 over and 11. So that's it. हो गया सवाल. Nothing to be scared of. I think I got scared because when I read के time की कहाँ से आ गई कहानी. So that was a bit like, this part was a bit scary. But otherwise वैसे ठीक था. If you remember the chain rule, then आगे सारी calculation was fine. आगे चलते हैं. ओके, ये देखते हैं कितना खौफनाक है. वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व एंड डिटर्मिन द. अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट्स और उनका नेचर डिटर्मिन करना तो मंकी वर्क है, राइट. बिकॉज स्टेशनरी वर्क के लिए आपने बस डेरिवेटिव निकालना है एंड पुट इट इक्वल्स टू 0 करना है. अच्छा, क्या था, 4x², ये दिस इज़ अ 4x² plus 9x minus 2, right. Let me see. -8. ठीक है. सो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और
क्लासीफाई करने के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना है, ईजी. सो लेट्स टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल्स टू अ 0 टू गेट माई स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं. आई विल हैव 8x माइनस एंड 18x माइनस 3. ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू पुट इट इक्वल्स टू अ 0. x माइनस 3 इज इक्वल्स टू अ 0. यहाँ 8 कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो 8 माइनस 18x माइनस 4 आ गया इज इक्वल्स टू 0. एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया 0, बट मुझे लगता है 0 इनवैलिड है. देखो 0 नहीं हो सकता बिकॉज इफ़ आई पुट अ 0 हेयर तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो तो ये 0 इस पे अनडिफाइंड है y, राइट. सो 0 कैन नॉट बी स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, ये हम कह देते हैं कि इनवैलिड ड्यू टू वर्टिकल एसिम्प्टोट. ठीक है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू जो है ना वो अनडिफाइंड है. अच्छा, पीछे क्या रह गया? वी हैव 18 इस तरह करके लिख देते ना, बल्कि प्रॉपर लिखते हैं. 8 माइनस 18 ओवर एन x पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, विच बिकम्स, इसको आगे करें, बिकम्स एन x पावर 18 over x4 is equals to an 8, and therefore x power 4 is equals to a 9 by 4. ठीक है, which means के x square किया तो प्लस माइनस आ जाएगा, बल्कि 2 दफ़ा करना है ना, तो इस तरह कर लेते हैं. x is equals to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक दफ़ा अगर अंडर रूट लेंगे ना तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, राइट. तो एक दफ़ा जब अंडर रूट लिया तो क्या यार, सो फ्रस्ट्रेटिंग. दिस मेक्स मी फील सो एजिटेटेड जब ये ऐसे करता है. एक दफ़ा अंडर रूट लिया तो 3 आ गया, एक दफ़ा अंडर रूट लिया तो 4 आ गया, दूसरी दफ़ा तो 3 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट मुझे नहीं आता, तो इस तरह करके आंसर लिख दिया. ठीक है, सो 2 आंसर्स आ गए. अच्छा, और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ना. अच्छा, y इज़ इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. अच्छा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3/2. ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 9 इंटू 3/2 पावर माइनस 2, एंड देन वी हैव a -8. ठीक है, सॉरी, स्क्वायर में पहले ही स्क्वायर हुआ था, सो माय बैड. अच्छा, देन y की वैल्यू ये आ गई 6, ये आ गई 6, एंड ये आ गया 8. ठीक है, तो ये 4 हो गया. सो अब हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं. तो स्टेशनरी पॉइंट्स आर, एक तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 3/2, पॉजिटिव 3/2. ठीक है, फिर से अंडर रूट में तंग कर रहा है. 3/2 एंड y की वैल्यू 4, एंड जो दूसरा है इज़ अ -3/2 अंडर रूट. अच्छा, अब हम इन दोनों को क्लासीफाई भी करना पड़ेगा. सो क्लासिफिकेशन के लिए हमें डबल डेरिवेटिव लेना होता है. अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो हम उसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम पॉइंट. ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 8 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ अ 54, एंड ये हो जाएगा x -4, राइट, क्योंकि -3 - 1 इज़ अ -4. एंड इसके, अच्छा, दैट मीन्स ये तो बाय 4 है, राइट. तो एनीथिंग जो स्क्वायर में होती है या फिर इवन पावर में होती है वो तो पॉजिटिव ही होएगी. तो इट डजेंट मैटर, आप जो भी मर्ज़ी डाल दो, मतलब ये डाल के भी देख लो, वैसे 9/4 ही है. सो इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर. सो यहाँ 8 प्लस 54,
डिवाइडेड बाय 9 एंड ऊपर 4 चले जाएगा, ठीक है. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, हेंस बोथ critical points ये उसने हमारे पे करम कर दिया are minimum. He's being nice to us. I think इस क्वेश्चन के ये दो ही पार्ट्स थे. पार्ट बी worth 5 marks and part A worth 4 marks. Okay, so now let's do question number 8. Question number 8 कहता है the circle with equation this intersects the line y is equals to -2 at points P and Q. अच्छा, ऐसे लग रहा है कि कोई इस तरह करके कोई लाइन है x is equals to -2 और इस तरह करके कोई सर्कल जा रहा होगा और इसको वो कह रहा होगा पॉइंट P, इसको कह रहा होगा पॉइंट Q. ठीक है. सॉरी गाइज, आई नीड विजुलाइजेशन, वरना मुझसे तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व होते. सो मैं ये नहीं कह रही कि ये एक्चुअल डायग्राम होगा. आई एम जस्ट टेकिंग अ तुक्का हियर बिकॉज आई नीड द विजुलाइजेशन. Okay, find the area of the triangle formed by the tangent to the circle at point. अच्छा, मज़े का क्वेश्चन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है. टेंजेंट, अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ एक टेंजेंट बनाते हैं, इसको भी ज़रा लंबा कर देते हैं ना. इसको मैं लिख देती हूँ कि ये -2 है. ओके, एक टेंजेंट लाइन यूँ करके आ रही है. ओके ओके, दिस इज सॉरी, bear with me. मेरे पे तरस खाएं सारे कि मुझे OCD है सफाई का. Not medical वाला OCD. I don't want to play around with words. I know actual OCD बहुत बुरा होता है. But okay, so ये दो लाइंस बन गई. ये एक टेंजेंट लाइन है, ये एक और टेंजेंट लाइन है. और क्या कह रहा है कि अच्छा, अगर हमें निकालना है कौन सा शेडेड रीजन, हमें एरिया चाहिए है इस सारे का. ओके, दैट्स अ वेरी प्रिटी ट्रायंगल. ओके, अच्छा ऐसा करते हैं, इसकी हमें नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल के लिए एक बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए. ठीक है, ये मेरा बेस है और ये मेरी हाइट है. ठीक है. सो दैट मीन्स कि एक तो हमें क्या क्या चाहिए होगा ना, हमें अब कुछ चीज़ें चाहिए. इसको पॉइंट S कह देते हैं. सो व्हाट आई नीड इज़ कि मुझे ना P, Q एंड S के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो अपने लिए एक नोट बना देते हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन we need the coordinates of points P, Q, S. ठीक है. और मुझे लगता है कि और एक लॉ है. ठीक है, इट्स नॉट, देयर इज़ अ लॉ विच सेज कि अगर आपका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, वो जहाँ भी है, ठीक है, उससे जब आप किसी भी पॉइंट टेंजेंट लाइन पे पॉइंट लाओगे ना, तो फ़र्ज़ करो कि ये फ़र्ज़ यहाँ अगर था सेंटर. ठीक है. सो व्हेन यू टच द टेंजेंट लाइन, तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. राइट. सो लेट्स इमेजिन दैट वी हैव कोई भी इस तरह का, नहीं ये तो नहीं लग रहा, इधर कर देते हैं. ठीक है. सो इफ़ आई हैव दिस, इसको R कह देते हैं, चलो ये रेडियस है. If I make a tangent line from the radius, tangent line ही कहते हैं इसको, तो बस line है. ठीक है, chord कहते हैं आई थिंक. then ये 90 डिग्री एंगल बनेगा. Similarly, if I take radius से लेकर इस tangent line तक एक line, तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल बनेगा. ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ मीन्स कि अगर मैंने P एंड Q वाली लाइन की अगर बना ली ना, स्लोप निकाल ली, तो मुझे इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी. एंड इफ़ आई फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, देन आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन.
सिमिलरली इसकी भी इक्वेशन निकल जाएगी एंड देन आई कैन सॉल्व साइमल्टेनियसली टू फाइंड यू नो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है, ठीक है। वो तो दो लीनियर लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। सो पहले तो ना एक तो उन्होंने हमें ये भी सही फॉर्मेट में नहीं दिया, पहले तो उसको बनाते हैं ना सर्कल। हमें पता है सर्कल का इस तरह करके होता है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अगर हो ना, तो देन यू हैव अ सेंटर ऑफ ए एंड बी एंड यू हैव अ रेडियस ऑफ आर, ठीक है। तो उसने हमें इस फॉर्मेट में नहीं दिया, पहले वो हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा इस तरह लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x को इकट्ठा लिख देते हैं एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस है नहीं प्लस 10y को इकट्ठे लिख देते हैं और 27 को राइट साइड पे ले जाते हैं बिकॉज वी नो कि राइट साइड पे रेडियस आएगा, ठीक है। सो यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, यहाँ कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3, राइट। तो दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करना होगा। ओके ये यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, इधर भी यही करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 10y 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5, तो यहाँ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, सही। अच्छा अब यहाँ हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। आई कैन राइट दिस एज एक्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 प्लस y प्लस 5 हो जाएगा, ओके y प्लस 5 स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। सो x माइनस 3 स्क्वायर हो गया प्लस y प्लस 5 स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 27 प्लस 25 एंड प्लस 9 बिकम्स 61, ठीक है। सो जो सेंटर है इज़ 3 एंड माइनस 5 एंड जो रेडियस है इज़ एन अंडर रूट ऑफ 61, ठीक है। दैट मीन्स मेरा थोड़ा डायग्राम थोड़ा इनएक्यूरेट है बिकॉज 3 तो इधर कहीं आता है, माइनस 5 इधर की, मतलब यहाँ कहीं सेंटर बनना था, तो दैट मीन सर्कल थोड़ा ऐसे बनना था, बट इट्स ओके। उसने हमें डायग्राम बनाने को नहीं कहा। दिस डायग्राम इवन दो इट्स लाइक नॉट like drawn to scale or anything, it's just rough work which just provides me with the visual that I need in order to score well in this question, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, हमारे पास सेंटर आ गया है अब, और हमें चाहिए पी एंड क्यू के पॉइंट्स। अच्छा पी अगर हमें ना ये हमें पता है पी एंड क्यू सर्कल के ऊपर है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, अच्छा ठीक है। सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि पी एंड क्यू लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, एट x इज़ इक्वल्स टू -2। यहाँ इनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, चलो शुक्र है, ये तो एक आसानी हुई ना। सो अगर मैंने x इज़ इक्वल्स टू -2 किया, सो विल गेट -2 -3 विच इज़ गोइंग टू बी 5, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगा ना 25 प्लस y होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 61। सो y प्लस 5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 36। सो y प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 6 36, ठीक है। तो y की एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई -11, ठीक है। सो p के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं -2 एंड 1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं -2 एंड -11, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ हम कर लेते हैं कि ये जो था ना ये x का, ये हमें पॉइंट्स पता चले, एक ये और एक ये, तो हमें ट्राइंगल का बेस तो ऑलरेडी पता चल गया, राइट। बिकॉज ये अगर इफ़ दिस वाज अ 1 एंड दिस इज़ अ -11, देन ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है, दिस होल डिस्टेंस इज़ 12।
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना होता है ना, तो हमें अभी ऑलरेडी अपने ट्राइंगल का बेस तो पता चल गया. सो बेस ऑफ द ट्राइंगल इज़ 1 + 11 विच इज़ 12. ठीक है. सो अब हमें हाइट में इंटरेस्टेड हैं. सो हाइट जो है वो है -2 से ये जो डिस्टेंस बनता है. ठीक है. सो यहाँ मतलब जो भी x की हमें वैल्यू चाहिए, तो अब इन दोनों की लाइन की ना इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी. ठीक है. इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए ना, लीनियर लाइन के लिए हमें स्लोप चाहिए होता है और हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है. सो हम ना ऐसा करते हैं कि हम फाइंड करते हैं. सो फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन 1. ठीक है. उसके लिए हमें पता है कि अगर मैंने स्लोप देखी ना, सो इफ़ आई सी द स्लोप ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम PR. ठीक है. स्लोप ऑफ PR जो लाइन है वो हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है -2 and 11 है, और R के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 3 and -5 है, कोई ये सेंटर था. ठीक है. सो अगर हम PR की निकालें स्लोप, तो वो हो जाएगा 1 -5 and a -2 -3 which is equals to a 6 over a -5. Oh, azan ho rahi hai, which I think can be heard in the audio, so I'll pause this and resume after it's done. बट ये बस लिख देती हूँ. स्लोप ऑफ जो टेंजेंट लाइन है वो इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो प्लस हो जाएगा एंड 5/6 हो जाएगा. आई विल कंटिन्यू आफ्टर द अजान इज डन. ओके. सो क्या करी थी मैं, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन 1. ओके, वी वर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1 और उसकी स्लोप पता चल गई 5/6. ओके. सो एक लाइन के लिए की इक्वेशन होती है y = mx + c. राइट. सो हमारे पास पॉइंट है y1 एंड x इज़ a -2 एंड स्लोप इज़ a 5/6. ओके. यहाँ से इंटरसेप्ट पता चल जाएगा. सो c विल बी इक्वल्स टू 1 + 10/6. सो ये हो जाएगा 16/6. तो लाइन 1 की तो इक्वेशन मिल गई. ठीक है. सो लाइन 1 लिख लेते हैं. y = mx + c. ओके, शुक्र. नेक्स्ट लाइन. फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन 2. सो फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन 2. लाइन 2 के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, Q विच इज़ a -2 and -11 and R which was the center by the way. So उसको पता नहीं मैंने R क्यों लेबल किया है, C कर कह देना चाहिए था. anyhow. अच्छा. So what is the slope of the chord? ठीक है. Slope of the chord QR is going to be -11 - 5. माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. एंड -2 -3. सो ये तो -6 over -5, तो 6/5 हो गया. ठीक है. सो y इज़ तो हमारी एक इसकी स्लोप लिख देते हैं ना. स्लोप ऑफ लाइन 2 इज़ गोइंग टू बी a -5/6. ठीक है. सो दैट मीन्स कि y = mx + c को जाना है. ठीक है. अब 11 डाल देते, -11 हो गया y. ठीक है. एंड -5/6 और x की जगह डालना है -2 + c. अच्छा जी. तो दैट मीन्स कि ये c हो जाएगा -11 और प्लस आ जाएगा ना, नहीं माइनस प्लस हो गया उस तरफ से, फिर माइनस ही हो जाएगा 10/6. ओके. सो दिस बिकम्स -76/6. ठीक है. है बेचारे तुम लोग कैसे करते हो, मेरा तो कमर दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है. कौन सा क्वेश्चन है, मैं तो थक गई हूँ. हाय, क्वेश्चन नंबर 8 है. 11 क्वेश्चन रहते हैं टोटल. Hey, this is so hard, guys. I don't know how you guys do it.
हाय चलो फिर क्या करना था, अब देखो ना ब्रेन फॉग हो रहा है। लाइन 2 इज़ इक्वल्स टू y इज़ इक्वल्स टू mx, अच्छा -5/6x और इंटरसेप्ट ये आ गया। अच्छा जी, अब हमें ना वो निकालने थे, चलो फाइनल पॉइंट आ गया s, ठीक है। सो आई नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट s, और उससे ना मुझे मिल जाएगा अपना, आई विल बी एबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड देन आई विल बी डन, ठीक है। सो ये इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन 1 एंड लाइन 2 की, ठीक है। सो यहाँ लाइन 1 एंड लाइन 2 को इक्वेट करते थे ना, तो हो जाएगा 5/6x प्लस 16/6, और यहाँ ओह शुक्र है ये ने बहुत आसान किया है कि कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों साइड से, तो 6 तो गायब हो जाएगा। सो आई हैव 5x प्लस 5x and a -16 -76, चलो शुक्र। we have a 10x is equals to -92, so x is equals to -9.2 हो गया। अच्छा, आई एम फीलिंग क्वाइट रिलीव्ड। और y की वैल्यू निकाल लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। वैसे फ़ायदा तो है नहीं, ज़रूरत ही नहीं है y की, ठीक है। सो बस x काफ़ी है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ जो x की वैल्यू है ना, दैट इज़ अ -9.2, तो ये बेस कितना हो जाएगा इनके बीच में डिफरेंस जो है, राइट। सो द सॉरी जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, so height would be 9.2 minus 2, which is just a 7.2, ठीक है। and finally area of a triangle will be half into the base हमने क्या निकाली थी, आई थिंक 12 थी, है ना, 12, हाँ 12, and height is a 7.2 and this becomes a 43.2, ठीक है। सो नाउ दिस इज़, ये पूरा बस यही था, आई थिंक इसके पार्ट्स नहीं थे, या दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस वाज फॉर 8 मार्क्स। एंड मुझे तो काफ़ी टफ लगा ये क्वेश्चन, या इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। सो तुम लोगों की लाइफ सक्स, क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक खौफनाक किस्म का डायग्राम बना हुआ है। सिंस आई एम एन इकोनॉमिस्ट दिस डायग्राम स्केयर्स मी। अच्छा, ये जैसे लग रहा है कि कोई यूँ सर्कल था, उसके बीच में से कि क्या सेक्टर है ऑफ अ सर्कल, सो अपेरेंटली दिस इस चीज़ को सेक्टर कह रहा होगा, आई एम गेसिंग। and with center A and radius R, okay, fair enough. The angle ABC, अच्छा ये is alpha radians, where alpha is less than 90 degrees and greater than 0 degrees, ठीक। It is given that the area of the triangle, ये जो area है, is of 4 centimeters। अच्छा, पहले before I read anything else, हमें ना ये आता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जहाँ पे ना दो साइड्स आर मतलब सेम लेंथ की होती हैं। सो यहाँ 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ द सेम लेंथ एंड हमारा एंगल जो है अल्फ़ा है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है हाफ r² साइन अल्फ़ा, एंड ये उसने बताया हुआ है कि दिस इज़ 4 centimeters। सो दिस इज़ लाइक वी शुड नो कि यहाँ r² साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 8 इज़ बेसिकली वन इंफॉर्मेशन दैट वी नो। लेकिन यहाँ 2 अननोन्स है ना, इफ़ वी हैव 2 अननोन्स दैन वी नीड 2 इक्वेशंस टू बी एबल टू फाइंड दीज 2 अननोन्स, तो इसको मैं 1 कह देती हूँ, ठीक है। लेट्स जूम इन अ लिटिल। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने कहा द एरिया ऑफ द होल सेक्टर, ओके, ये पूरा सेक्टर का एरिया इज़ 8 अल्फ़ा, ओके, ये पूरा इसका दिया हुआ था, ये इसका। अच्छा, हम ना रेशियो यूज़ कर लेते हैं कि आई थिंक जो पूरा जो सर्कल होता है ना, उसका जो एरिया होता है इज़ पाई आर स्क्वायर होता है, एज़ फार एज, हाँ पाई आर स्क्वायर ही होता है। और आई थिंक जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है यहाँ।
तो सर्कल का एरिया ये होता है और पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा यहाँ 360 डिग्री, ठीक है। और रेडियंस में करना है इसलिए, क्योंकि उसने रेडियंस का है इसलिए मैंने 2 पाई लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ हमारा तो अल्फ़ा रेडियंस है। अच्छा, तो 1 अगर रेडियन होता तो इट वुड हैव बीन r²/2, और क्योंकि अल्फ़ा है एंगल, दैट मीन्स कि अल्फ़ा r²/2 होना चाहिए एरिया। अच्छा, सो देयरफॉर इससे मुझे पता चल जाता है कि यूजिंग, आई जस्ट मेक अ बॉक्स बिकॉज मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था। सो द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ही इज़ गिवन इज़ दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ इक्वल्स टू 8 अल्फ़ा, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है इज़ गोइंग टू बी अल्फ़ा r²/2, ठीक है। सो यहाँ इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अल्फ़ा r², अल्फ़ा तो कैंसिल आउट हो गया, सो r² इज़ इक्वल्स टू 16 आ गया। सो रेडियस पॉजिटिव होता है तो 4 आ गया रेडियस, दैट्स कूल। तो ये तो फिर वैल्यू ही पता चल गई। ये जो सेकंड इक्वेशन थी उससे हमें r की वैल्यू पता चल गई। सो हम वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ r into equation number 1, ठीक है। So if r is equals to 4, then we'll have a 16 sin alpha is equals to 8, and sin alpha क्या आ जाएगा, 8 1 8 2 16। sin जो है ना y के साथ associated होता है, that means या फिर इधर एंगल है या फिर, लेकिन क्योंकि वो उसने कहा ना 90 डिग्री से कम है तो बस फिर ये इधर ही है। सो इंटीरियर एंगल ही थीटा के बराबर होना है। सो साइन इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अ हाफ, एंड दैट गिव्स 30 डिग्रीज, राइट। तो 30 डिग्रीज रेडियंस में होता है π/6। ओके, सो हमने निकालना है, क्या पूछ रहा था, ये तो मैंने भी सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ की है। पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये पूरा जो एरिया था, ठीक है, उसके अंदर से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो शेडेड रीजन मिल नहीं जाएगा, मिल जाएगा। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज़ के एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है इज़ इक्वल्स टू द एरिया ऑफ जो सेक्टर हमने फाइंड किया है माइनस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर तो 8 अल्फ़ा था और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो उसने 4 दिया हुआ था। अल्फ़ा की वैल्यू निकली है π/6, तो 8 π/6 माइनस 4, so this becomes a 4π/3 minus a 4, which is approximately equals to, calculator में डाल के करना है, a 0.19. So that's the area of the shaded region in part A. Okay, part B करते हैं. It is given that instead the length of the chord BC is, अच्छा length दे दिया of the chord BC, ये chord की length ये होता है ना chord, कि ये होता है chord, I wonder, let me ChatGPT that. जैसे लगता है कोड ये होता होगा। Let me pause the video and ask ChatGPT कि ये कोड होता है कि ये कोड होता है, उसके हिसाब से होएगा। बट एक ना एक रफ डायग्राम भी बना लेती हूँ इधर अपने लिए। इस तरह और इस तरह करके है, और एक यूँ करके ऐसे जा रहा है। ये है B एंड ये है C एंड ये है A, राइट। और ये है alpha, this is R, this is R, and yeah, so let me pause the video. Okay, I'm back. ChatGPT के सामने मैंने अपनी बेइज्जती करवा ली है। ये जो लेंथ है दैट्स
called a chord. Okay, and this is basically 1 over r over under 2. ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात भी पता चली है कि जो chord की लेंथ होती है उसका एक फॉर्मूला होता है. So the chord की लेंथ का फॉर्मूला is 2r sin alpha over 2. ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया बिकॉज chord की लेंथ हमें पता है, उसने r over एंड अंडर रूट 2 दी हुई है, एंड वी हैव 2r sin alpha over 2. r और r तो कैंसिल हो जाएगा, तो sin alpha over 2 आ जाएगा 1 over 2 अंडर रूट ऑफ 2, राइट. सो यहाँ से जब हम कैलकुलेटर में डालते हैं ना और इन्वर्स लेते हैं, सो लाइक अल्फ़ा ओवर 2 वुड बी अ साइन इन्वर्स ऑफ 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, एंड दिस बिकम्स this becomes alpha over 2 जो है approximately equals to a 0.361 आ रहा है. सो देयरफॉर जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा एंगल अब आ गया तकरीबन 0.722. सही है. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फॉर्मूला हमें आता है, वो तो हमें रटा हुआ है. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल with equal sides is a half r square into sin alpha. ठीक है, तो r square तो सेम है. ठीक है, नहीं r नहीं, उसने कहा था, अच्छा सॉरी ये सेम है, r तो सेम नहीं है. अच्छा, सो दैट मीन्स कि यहाँ रख देते हैं r square over 2 and we need a sine of a 0.722. और हमें ये पता है, हमें we already know, उसने कहा है area of a triangle is same. so यहाँ हो जाएगा 4 is equals to r square over a 2 into sine 0.722, right? so that gives us a sine square is equals to 4 2s are 8, और नीचे sine of 0.722 which is a 0.661. so approximately r square आ जाएगा 12.10, एंड इसका अंडर रूट लेंगे और रेडियस पॉजिटिव होता है तो 3.48 रेडियस आ गया. ठीक है, अच्छा लास्ट जो है वही वाला करते हैं कि सेक्टर का क्या एरिया बनता है, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ r square alpha, and that's a half into a 12.10 into a 0.722, right? and this becomes approximately a 4.37. so अब तो आसानी होगी, आप तो इनको माइनस कर देंगे, आंसर पता चल जाएगा. एरिया ऑफ शेडेड रीजन is a 4.37 minus a 4, which is roughly a 0.37. so ये 4 marks का था पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चंस नहीं है इसमें. व्हाट अ रिलीफ, हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे. दैट इज़ सो नाइस, दैट्स अ रिलीफ. एक पौधा दे देते हैं अपने आप को खुशी में, इसी खुशी में एक पौधा डाल देते थे. ओके, लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 10. ओके, सो द फंक्शंस f and g आर गिवन बाय दिस. ओके, इन दोनों की, इसकी डोमेन है x इज़ ग्रेटर दैन 0, इसकी डोमेन है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2. ठीक है, डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ f(x) into gx. ओके, यू शुड मेक क्लियर द ऑर्डर इन विच द ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड. ओके, ऐसा करते हैं, लेट्स डिफाइन अ फंक्शन एज x, ठीक है, एज x की जगह ना x+2 डाल देते हैं इसके अंदर. ठीक है, सो ये हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ x+2 मिल जाएगा. सो आई थिंक दिस इज़ स्टेप 1 बिकॉज यहाँ अंडर रूट है. ठीक है, इसमें क्या है, दिस इज़ हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे, बेसिकली ट्रांसलेट किया है टूवर्ड्स द लेफ़्ट.
सो आई कैन से कि ये शिफ्ट है या फिर ट्रांसलेशन है टू द लेफ़्ट बाय कितने यूनिट्स, बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसको ना हम मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं ताकि ऊपर ज़रा स्ट्रेच हो जाए। सो एक क्यू फंक्शन कर देते हैं। क्यू फंक्शन इज़ 3 इंटू एच एक्स। उसका फ़ायदा ये होएगा, ये फ़र्स्ट वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी ना, फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि उसकी ना ज़रा हाइट लंबी हो गई है, सो वी कैन से कि स्ट्रेच आएगा, इस स्ट्रेच, और ये स्ट्रेच वर्टिकल होता है। सो इट्स जिस तरह कि साइन कॉस के फंक्शंस की जिस तरह एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ना मल्टीप्लाई करने से, उसी तरह। और ये क्या है, स्केल फैक्टर 3 है, 3 टाइम्स लंबा हो गया। जब फाइनली अब माइनस इंटरसेप्ट नीचे करना पड़ेगा। सो जो फाइनली जो जी एक्स है ना, दैट इज़ अ क्यू एक्स माइनस अ 5, बिकॉज दैट वुड गिव मी द एग्जैक्ट इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है। एंड ये हमने क्या किया, आई हैव शिफ्टेड डाउन, शिफ्ट या फिर ट्रांसलेट डाउनवर्ड्स बाय 5 यूनिट्स, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप क्या था कि पहले हम गए हैं लेफ़्ट पे, देन हमने स्ट्रेच किया एंड देन हमने शिफ्ट डाउन किया। सो या दैट्स इट। 5 मार्क्स का पता नहीं क्यों था, ये तो आसान था, वियर्ड। अच्छा, पार्ट बी, द डायग्राम shows the graph of y is equals to gx. Okay, y is equals to gx. कह रहा है on the diagram sketch the graph of the inverse with a relevant mirror line. mirror line तो वो होती है ना 45 डिग्री लाइन। सो यहाँ 45 डिग्री लाइन है जहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू एक्स है, तो इसी की रिफ्लेक्शन बनानी है। सो अगर ये ऐसे है तो वो ऐसे करके होएगा, इस तरह करके ना बनाने की कोशिश करते हैं। लेट मी सी, ऐसे करके होएगा आई थिंक एग्जैक्ट, मतलब अभी एग्जैक्ट तो नहीं है बट सो आई गेस यही रिक्वायरमेंट होएगी कि इंटरसेप्ट भी कितने मार्क्स का था ये, 2 मार्क्स का है। कोई इसने पॉइंट्स तो नहीं बताए हुए, लेकिन हम जिस तरह जी पे देख लेते हैं ना, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, देखो ना फिर अंडर रूट है, ज़रा मुश्किल होएगा लिखना, बट लाइक वट एवर यहाँ जो भी सॉरी जो यहाँ जो भी आता है वो इधर आएगा, जो इधर आता है वो उधर आएगा। सो आई थिंक बस उसने तो डायग्राम बनाने को ही कहा है। सो लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट, लेट्स जस्ट कॉल इट दिस द इनवर्स एंड जस्ट लीव इट देयर। Okay, part C, find the expression for the inverse of G. Okay, G x was मुझे लगता है 3 था, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 5, या ओके। इसमें क्या करना होता है, आई वॉन्ट टू मेक x इंटू द सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ लिख दिया y इज़ इक्वल्स टू 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 5। सो ये हो जाएगा y प्लस 5 एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे, एंड राइट साइड पे क्या रह जाएगा, एंड अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। अब अंडर रूट हटा देते हैं तो x प्लस 2 आ जाएगा एंड y प्लस 5 स्क्वायर over a 9. So x will be a y plus 5 square over a 9 minus a 2, ठीक है। सो बिकॉज हमने तो इसको इस तरह स्केच करना है ना, यहाँ तो x है, यहाँ y है। सो ये तो हमें बता रहे हैं ना कि y की जो वैल्यू डालोगे तो वापस आपको यहाँ प्री इमेज क्या देगा। हाउएवर वी वांट टू एक्सप्रेस दिस एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो हम कहेंगे द इनवर्स एज अ फंक्शन ऑफ x इज़ x प्लस 5, बेसिकली वेरिएबल्स को स्वैप करना है, 9 माइनस 2, राइट। सो बस ये एक्सप्रेशन ढूंढ का कह रहा था, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल ली 2 मार्क्स की। अच्छा, कह रहा है स्टेट द रेंज ऑफ जी। ये तो बड़ा आसान है, जो रेंज होती है ना, क्योंकि वो तो इन्वर्स हैं, सो जो रेंज है जी इन्वर्स की, दैट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन जी।
सो हेंस इसकी हम उसकी डोमेन क्या थी देखते हैं ना ऊपर। जी की डोमेन क्या है, जी की डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, राइट। सो दैट मीन्स इसकी रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड वी आर डन। ये the last is the function h is defined by hx is equals to x minus 2 for x is greater than equals to 0. Find the value of g के इन्वर्स के अंदर हमने h4 डालना है, तो पहले h4 फाइंड कर लेते हैं। h4 is just going to be a 4 minus a 2 which is a 2, which means कि g इन्वर्स के फंक्शन के अंदर 2 सब्सिट्यूट कर दो। तो g इन्वर्स था क्या, ओके ऊपर लिखा हुआ है। सो 5 + 2 हो जाएगा 7 स्क्वायर ओवर 9 माइनस 2। सो 7 7s are 49, 9 2s are 18 over 9. So we'll end up with a 31 over 9. Okay, last part of finally, this feels like a relief. Explain why the composite function h के अंदर जी इन्वर्स डालना के नॉट बी फॉर्म। अच्छा, अगर एज के अंदर जी इन्वर्स ऑफ एक्स डाल रहे हो देन उसके लिए दिस शुड बी इन द डोमेन, राइट। सो फॉर इस तरह करके अच्छे से वर्ड्स में लिखते हैं, एग्जामिनर इम्प्रेस भी है हमसे। सो फॉर दिस, ठीक है, टू एग्जिस्ट वी रिक्वायर that the range या फिर बेसिकली जो भी आउटपुट बनता है ऑफ जी एक्स इनवर्स, ठीक है, लाइज इन द डोमेन, बिकॉज एज के लिए तो डोमेन इनपुट है ना, इन द डोमेन ऑफ एज, ठीक है। सो द डोमेन फॉर एज इज, उसने कहा था x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 while range of this function is y is greater than equals to -2। तो कोई नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ना जो उसके अंदर डाल ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ क्या लिख देते हैं कि अच्छे से वर्ड्स लिखते हैं ना कि दस नॉट ऑल इनपुट्स या फिर नॉट ऑल आउटपुट्स ऑफ G inverse are valid inputs for H. And that is it, guys. We've done it. I don't know about you guys, but I'm very, very happy with myself. Yay! Math is so much fun. Yeah, I think it's fun. Okay guys, I hope this video was helpful and you enjoyed watching it, and I hope you did it along with me, and I will see you in the next one. Take care.